नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि दरअसल इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित की गई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से इसमें शिरकत किया गया और सभी विपक्षी दल जितने भी थे इस महारैली में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला, कई बड़े सवाल उठाए। क्या कुछ सवाल और क्या कुछ हमले रहे, जरा सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे एकता में, हमारे विविधता में एकता है। ये दर्शाने के लिए आज ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से
लटका के ये आजादी हमें दी है, ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं। ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आपने सुनी नेताओं की प्रतिक्रियाएं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए विपक्ष के सभी नेता और कई बड़े सवाल उठाते नजर आए। इंडिया गठबंधन की इस रैली में 5 मांगे भी रखी गई। वो 5 मांगे कौन सी हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए, ये बड़ी बात इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कही गई है और ये एक मांग के रूप में रखी गई है। इलेक्शन कमीशन को विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को रोकना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन से मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन से मांग करने के साथ ही ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की जाए, ये बड़ी मांग की गई। यानी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ पूरा विपक्षी गठबंधन नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिश बंद की जाए। खासतौर पर ये कांग्रेस के जो खाता फ्रीज किए गए हैं उनका हवाला यहां पर दिया गया है। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो फंड मिला है उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अब ये जांच की मांग भी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है और इस चंदे की जांच की बात की जा रही है, वो भी एसआईटी जांच कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की जाए। तो लगातार जिस तरह से हमलावर नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं, कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी कई मांगे की जा रही हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने की बात की जा रही है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं सभी आरोपों को मद्देनजर रखते हुए आज हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या जनता के बीच में इसका मैसेज क्या जा रहा है और क्या जनता इन मुद्दों को आने वाले चुनावी समर में इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। कांग्रेस का आरोप मैच फिक्सिंग है क्या? ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे थे, आप सुन रहे थे। 2024 में मोदी मैजिक चलेगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि मोदी मैजिक को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी 400 पार कर पाएगी या फिर माइनस में चली जाएगी 400 से? 180 सीटों पर बीजेपी सिमट पाएगी क्या? क्योंकि 200 सीटें पाने का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाएगी। गठबंधन की महारैली का मकसद क्या था? ये महागठबंधन की जो रैली हुई इसका असल मकसद क्या था, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। मैच फिक्सिंग कर दी गई है, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और लोकतंत्र खतरे में है, बचाने के लिए सारा विपक्ष अब एक मंच पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बेबुनियाद बात कर रहे हैं, तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, ये बौखलाए हुए लोग हैं। ये वास्तविकता के आधार पर बात क्यों नहीं करना चाहते? अगर ये बोलना चाहते हैं तो ये बोले धीरज साहू के विषय पर। क्यों ये धीरज साहू के विषय से बचते नजर आ रहे हैं? भ्रष्टाचार ये करते हैं, चोरी ये करते हैं, चोरी भी, सीना जोरी भी,
ये बहुत दुखद बात है। इस प्रकार का कार्य इन्हें नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। और जनता पहचान रही है, जनता को सब मालूम है, जनता बहुत अवेयर है, आज का वोटर बहुत अवेयर है। इस प्रकार की ये हरकत करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये बच निकलेंगे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल असंभव है। ये बोफोर्स घोटाले पर बोले, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं बोफोर्स घोटाले के विषय पर? अगर ये बोलना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो 1975 के विषय पर बोले। इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं आपातकाल के विषय पर? ये लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। और इनकी क्या हैसियत है कि ये संविधान की रक्षा करेंगे? संविधान तो हमें अधिकार देता है, संविधान तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, और ये उल्टा कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान तो हमारी रक्षा कर रहा है, संविधान तो जनता की रक्षा कर रहा है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, ये उल्टी बात कर रहे हैं कि ये संविधान की रक्षा करेंगे। इनकी क्या हैसियत है कि ये संविधान को बचाएंगे और संविधान की रक्षा करेंगे? संविधान तो इन्हें अधिकार देता है। और जिस प्रकार से प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसने का काम 1975 में किया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। 1975 से 1977 के मध्य में जेल में ठूसा गया था मोरारजी देसाई जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। उस विषय पर क्यों नहीं बोलना चाहते? आपातकाल तो कांग्रेस ने लगाया था। और ये गरीबी हटाओ की बात इंदिरा गांधी जी किया करती थी 1971 में, और ये कहते हैं मनमोहन सिंह ने गरीबी हटाई। तो जब 1971 में गरीबी हटाओ की बात कर रही थी इंदिरा गांधी, तो ये मनमोहन सिंह कौन सी गरीबी हटा रहे थे जब इंदिरा गांधी उस समय गरीबी हटा चुकी थी? ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। धीरज साहू के विषय पर ये नहीं बोलना चाहते। तेलंगाना में इनकी सरकार है, इनकी सरकार ने एमओयू साइन किया अडानी के साथ। क्यों इन्होंने अडानी के साथ एमओयू साइन किया? उस विषय पर ये क्यों नहीं बोलना चाहते? राहुल गांधी अडानी अंबानी चिल्लाते हैं, दूसरी ओर इन्हीं की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन करती है। उस विषय पर ये नहीं बोलेंगे अडानी तेलंगाना से बाहर बेकार है, अडानी तेलंगाना में बढ़िया है। ठीक है, बोलेंगे इस विषय पर, ये घबराए हुए लोग हैं। ये नेशनल हेराल्ड के विषय पर नहीं बोलेंगे, ये बोले पालघर के विषय पर ये चर्चा करें। पालघर में जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई उस विषय पर बोले। ये बोले संदेश खाली के विषय पर, ये संदेश खाली पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये कन्हैया लाल टेलर के विषय पर बोले, उस पर ये चर्चा करें। मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है। केवल और केवल यदि बेरोजगार कोई है तो गांधी परिवार बेरोजगार है, ये सबको नजर आ रहा है। ठीक है, रतन तिवारी जी क्यों बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर रविलाल मलिक जी ने कितने मुद्दे गिना दिए। रतन तिवारी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी, बोलिए। देखिए, अविरल मलिक जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनकी जो बौखलाहट है, इनकी जो इतना जो जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये स्पष्ट है कहीं न कहीं मोदी और मोदी सरकार के साथ साथ अविरल जी भी डरे हुए हैं। और आप देखिए ना, हमने इस देश की इस वक्त की जो लोकतंत्र की बात है वो की, लेकिन इन्होंने ये 1970 में सैर करा दिया। आप इंदिरा गांधी के पास चले गए, मनमोहन जी के पास चले गए, राजीव गांधी जी के पास चले गए, लेकिन वाकई में जो देश के अब वर्तमान के हालात हैं उस पे इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस लोकतंत्र के साथ गलत कर रही है। और हमारी जो मांग है, हम अपने मांग पे अटल हैं, हम अपनी मांग को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे इंडिया अलायंस के दोनों मुख्यमंत्रियों को रिहा किया जाए और इस देश की जो मेन समस्याएं हैं उस समस्या पे बात की जाए, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से किए हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की बात हो। सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को बात करनी होगी। जब तक ये बात नहीं करेंगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं 400 सीट का। कौन सी 400 सीट की आंकड़े की बात करते हैं? साउथ में इनके दरवाजे बंद हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में हमने इनको लताड़ दिया है। यह 100 सीट पे भी नहीं जाने वाले हैं पांडे जी। और ये बौखलाहट कुछ दिन तक है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी खत्म होने के कगार पे है और प्रधानमंत्री संन्यास लेके गुजरात चले जाएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ आज। चलिए, आपका ये बड़ा दावा है। रवि अरोड़ा जी से जान लेते हैं और समझ लेते हैं क्या स्थिति नजर आ रही है। रवि जी, जो देखने को मिला, प्रियंका गांधी जी ने 5 मांगे रखी। उस मांगों को जब आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बात यह देखने को सामने आई कि
सुनीता केजरीवाल मंच पर थी। मतलब यह वही आम आदमी पार्टी है जो सत्ता में आने के लिए जब उन्होंने मोटी मोटी फाइलें लेकर बताया करते थे कि हम कांग्रेस के नेताओं को जो है जेल भेजेंगे और पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहते थे कि हम यह पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और केंद्र सरकार से कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी इसी बात पर जनता को मनाने में कामयाब रही और दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज हुई। और वही आम आदमी पार्टी के दो नेताओं के नाम लेकर साथ में हेमंत सोरेन जी का भी प्रियंका गांधी जी ने नाम लिया और उन्होंने यह कहा कि इनकी रिहाई भी उनकी एक मांग थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई और ईडी और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत तरीके से यूज किया जाने की बात कही जा रही है उस मंच से, यह वही मंच है। उस मंच पे वही लोग हैं जो किसी टाइम पे एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे और आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी। यह लेकिन आज हालात ये हो गई है कि कांग्रेस को उसी पार्टी को अपने मंच के पर लाना पड़ा और एक मंच पर खड़े होकर उनके नेताओं की रिहाई की मांग करनी पड़ी। यह पूरे देश ने देखा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम बेशक ये कहें कि बीजेपी यूज कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या सीबीआई का या ईडी का, लेकिन अगर केजरीवाल जी मोटी मोटी फाइलें लेकर बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम कांग्रेस के लोगों को जेल भेजेंगे और एक लंबी लिस्ट उनके पास हुआ करती थी, आज वो जेल में है और उनको छुड़ाने के लिए उस मंच पर इंडी गठबंधन के 21 बड़े नेता जिस मंच पर मौजूद हैं देश के विपक्षी पार्टियों के, और वो सभी उनकी मांग कर रही है। अपने आप में सच में कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाला देखने को मिला और पूरे देश ने देखा इस बात को। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस की आज जो हालात है, मैं समझता हूँ जो इंडी गठबंधन को लीड कर रही है दिल्ली में, अभी तक पूरी तरह से जो लोकसभा प्रत्याशी है उनका नाम घोषित नहीं किया गया। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। तो अभी यह दावा करना कि वो 400 सीटें नहीं जीत रहे, 180 सीटें जीतेंगे, 180 पर सिमट जाएंगे, यह पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। और खासकर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपने देखा कि 370 लगने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, सभी इस मंच पर पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि विपक्ष में भी उतनी ही बौखलाहट है कि जिन उनको लग रहा है कि अगर ये 400 पार का दावा। एक बात और, प्रियंका गांधी जी ने मीडिया पर भी आरोप लगाया, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि एक दावे दबाव में किए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी मीडिया कोई भी किसी प्रकार से किसी दबाव में काम नहीं करती। यह देश का स्वतंत्र चौथा स्तंभ है और संविधान का चौथा स्तंभ है और ये ऐसा नहीं है कि इसको दबाया जा सकता है। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। तो मैं समझता हूँ कुछ बातें ऐसी है जो बुखलाहट के कारण बोली गई और मुझे लगता है जितने भी दावे किए गए कहीं ना कहीं उनमें बुखलाहट दिखाई दी। बिल्कुल रतन तिवारी जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए अभी तो आप लोगों में खुद ही घमासान मचा हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर के लगातार अभी बातों का दौर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में अब पप्पू यादव अलग अपनी पार्टी आप में विलय कर दिए यानी कांग्रेस में, और उसके बाद अब वो पूर्णिया सीट को लेकर के लगातार आक्रामक हैं। वो 4 तारीख को नामांकन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने प्रत्याशी ऑलरेडी वहां पर होता। यही हाल जो है कमोबेश हर जगह देखने को मिल रहा है। रतन जी, पार्टी के नेतृत्व ने, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। हमारा ही नेतृत्व ने पप्पू यादव को कहा है कि आप पूर्णिया से नामांकन करिए, और आपको भी पता है राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी भी अंतिम मोमेंट पे भी बात बन जाती है और बिगड़ जाती है। अभी रवि अरोड़ा जी बहुत जोर बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर यही बात अविरल जी करते तो मुझे और अच्छा लगता। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यह कह रही है मीडिया स्वतंत्र है। मैं मीडिया के ऊपर कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं योगेश पांडे जी के ऊपर कहाँ उनका आरोप मैं था, जेके कहा न्यूज 24 के ऊपर सोशल मीडिया पे कहा ठीक है, मेरा सोशल मीडिया पे आप कहें ठीक है, मेरा आरोप उन मीडिया के चैनलों पे है। देखिए सोशल मीडिया की बात जब अगर होती है तो उसमें आईटी सेल की बात मानी जा सकती है, लेकिन मीडिया पर आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। नहीं, मीडिया पर
रवीश कुमार मीडिया को पर आप श्रेष्ठ आरोप नहीं मानता लगा हूँ, सकते। अजीत आप अंजुम को मीडिया श्रेष्ठ पर आरोप मानता नहीं लगा हूँ, सकते। देखिए योगेश पांडे को श्रेष्ठ रतन जी मानता हूँ। रतन जी वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है किसको कौन अरे क्या रवि श्रेष्ठ अरोड़ा मानता जी है। सुन तो लीजिए, आप इतना बौखलाइए मत। रतन जी रवि ठीक है, वो अरोड़ा जी, अच्छी आप बात सुन है। लीजिए। ये नहीं कहा जा सकता ना कि जो आपके पक्ष में बात करे उसको आप श्रेष्ठ माने, जो आपकी कमियों को दिखाए उसको आप कुश्रेष्ठ माने, तो ये नहीं चलेगा ना। यही बात तो बीजेपी भी कह सकती है। फिर मीडिया का काम है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। योगेश जी, मीडिया योगेश जी, जब हम किसी उसकी को बात नहीं कर रहे। देखिए, चलिए खैर उस पर नहीं आप जाएंगे, कहने उस का पर हम मतलब इस पर है- चर्चा नहीं करेंगे, इस पर नहीं, डिबेट डिरेल हो रही है, वहां पर हम नहीं जाएंगे। किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं अच्छी बात है, वो आपकी भावनाएं हैं, किसके प्रति क्या भावनाएं आप जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन में ही एक ठीक है कल नजर आई कि महारैली में, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, वो कैसे शांत होगा? सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने यही अभी खड़ी आ रही है। महाराष्ट्र में देखिए आप, वहां पर सीटों का बंटवारा कर दिया गया शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से। देखिए योगेश जी, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा, एनसीपी और शिंदे गुट इस सीट की बातें अभी भी नहीं चल रही हैं। नासिक के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मुंबई से आता हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। अब बिहार में गठबंधन जाहिर हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें भाजपा ने जाहिर नहीं की। कहीं ना कहीं बौखलाहट उनके खेमे में है। आप देखिए ना, बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव का टिकट वापस कर देते हैं, बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते, बहुत से लोगों का टिकट काटा जाता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। आप गाजियाबाद को देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में, वहां के प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को जनता डंडा लेके दौड़ा रही है मारने के लिए। कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में माहौल गड़बड़ है और पूरी देश की जनता इंडिया अलायंस की तरफ देख रही है और पूरा भरोसा है इस बार कितने भी दावे कर ले प्रधानमंत्री और पूरी मोदी और भाजपा की बटालियन 180 सीट के अंदर ये सिमट जाएंगे। मैं वापिस बार मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए, आप 4 तारीख को मुझे जरूर बुला लीजिए। जरूर बुलाऊंगा, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। डॉक्टर अविरल जी, 180 सीटों में आप सिमट रहे हैं, 400 का पार का दावा कर रहे हैं। देखिए 4 तारीख को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, इस बात को जान लेना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखती है। और हमने इस नारे को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया है। हम कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम नारा देते हैं जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन्हें जान लेना चाहिए। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल ही रहे हैं तो इन्हें बोलना चाहिए फोर्स घोटाले पर, इन्हें बोलना चाहिए संदेश खाली नारे से काम नहीं चलेगा, चाहिए पालघर में नारों से काम नहीं चलेगा। जनता की बात करनी होगी, महंगाई की बात करनी होगी, इस देश की मुख्य समस्याओं की बात करनी होगी। अब नारा तो 2014 से देते आए हैं, 15-15 लाख रुपए का नारा दिया, अच्छे दिन का नारा दिया, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, काला धन लाने का वादा किया। आपने बहुत सारे वादे किए और बहुत सारे नारे किए, लेकिन नारों से आज जमीन नहीं करना चाहते। आज जनता को क्या मिला? आप लोग लगातार झूठ बोलकर इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और वो इस बार नहीं होने वाला है। उस विषय पर तो लगातार 10 वर्षों से देश की वकालत करते आए हैं। अडानी पर बोलिए, आपने किसानों की बात नहीं की, आपने महिलाओं की बात नहीं की, आपने महंगाई की बात नहीं की। आप युवा जो बेरोजगार हैं उनको लाठीचार्ज करके उनको दबाना चाहते हैं। भगवान श्री राम के नाम पे आप वोट मांगना चाहते हैं, भाई को लड़ाना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष के लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा, 15 लाख का भी हिसाब देना होगा, अच्छे दिन का भी हिसाब देना होगा, महंगाई का हिसाब देना होगा, युवाओं के 2 करोड़ रोजगार का हिसाब देना होगा। हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाए हैं, हमने देश का विकास किया है, हम देश हित की बात करते हैं, आप अपने निजी हित की बात करते हैं। कुछ भी नहीं किया, हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। घोटाला किया गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, सबके हित में कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किया गया। इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए और देखना चाहिए। अरे भैया, कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने में लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई, हमने मुद्रा योजना चलाई, हमने गरीबों के लिए कार्य किया, हमने बेघरों को घर दिए, करोड़ के एनसीपी के घोटाले बाज को हमने शौचालय बनवाए, शौचालय
की घोटालेबाज को अपने साथ ले लेते हैं, ईडी सीबीआई की जिसके ऊपर जांच चल रही है उसे अपने साथ ले लेते हैं। तेलंगाना की सरकार ने ऐसी बातें करते हैं। साइन किया। अडानी बढ़िया हो गए तेलंगाना में, तेलंगाना से बाहर अडानी बेकार है। अब अडानी की बात तो बाद में कर लेंगे, आज की मुद्दों की बात करिए। अडानी की बात तो बाद में कर लेंगे, आज की मुद्दों की भाई गरीबों की कर रहा हूँ। हमने बेघरों को घर दिए, अडानी के ऊपर तो बाद में बात कर लेंगे। अडानी तो आपके रिश्तेदार हैं, आप क्यों उनको बीच में बार बार लाते हैं? चिल्ला रहा हूँ इस बात को तब से कह रहा हूँ, अडानी के साथ तेलंगाना की सरकार ने क्यों किया? इसका उत्तर दीजिए। आपने इमरजेंसी क्यों लगाई? इसका उत्तर दीजिए। वहाँ का डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ एग्रीमेंट बने होंगे, वो वहाँ का प्रदेश नेतृत्व अडानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? क्यों अडानी जी को आप बोल रहे हैं? क्यों अडानी जी को परेशान कर रहे हैं? नहीं तो अडानी जी आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं देंगे आप। दूसरी ओर इनकी सरकार एमओयू साइन कर रही है। ठीक है, एमओयू क्यों किया आपने साइन? इमरजेंसी क्यों लगाई? पालघर के आप अडानी जी को भी पता है, अडानी जी को भी पता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है। की बात करते हैं, हम गरीबों के अडानी को भी पता है 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है। की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, आपकी पार्टी में परिवारवाद है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। हमारे परिवारवाद को गिना दूं योगेश पांडे जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड देंगे तो मैं परिवारवाद भी गिना दूंगा इन्हें। बोलिए बोलिए। घोटाले पर भी आप बोल दीजिए, घोटाले बात पे भी गिना दूंगा, संदेश खाली पर भी बोल दीजिए, कन्हैया लाल टेलर के विषय पर भी बोल दीजिए, कश्मीरी पंडितों पर भी बोल दीजिए, उत्तर प्रदेश में बोलूंगा, महाराष्ट्र कश्मीरी पंडितों पर आप बोलिए, का टाइम दीजिए ना, कश्मीरी पंडितों पर आप बोलिए, कश्मीरी पंडितों में भी बोलूंगा, मैं तो कह रहा हूं 1 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल करिए। हाँ सुनिए, अब सुनिए, देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन एनसीपी के घोटालेबाज अजीत पवार इनके साथ हैं, नारायण राणे इनके साथ हैं, छगन भुजबल इनके साथ हैं, प्रफुल्ल पटेल इनके साथ है, धनंजय मुंडे इनके साथ है, और हेमंत बिस्वा शर्मा इनके साथ है, शुभेंदु अधिकारी इनके साथ है। तमाम जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के लोग जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं सारे भ्रष्टाचारी इनके साथ, ये परिवारवाद की बात करते हैं। आप महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में जो इनका गठबंधन का साथी है, शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, उनका पुत्र सांसद है, और दूसरी तरफ आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो संजय निषाद, इनके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री है, उनका एक पुत्र प्रवीण सांसद, दूसरा पुत्र श्रवण कांग्रेस में गांधी परिवार की दूसरे साथी है। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए ना, अब दर्द उठना शुरू हो गया, अभी तो मैंने शुरुआत किया है जी, सुनिए ना। दूसरे इनके साथी है ओम प्रकाश राजभर, खुद कैबिनेट मंत्री है, उनका एक पुत्र अभी देखो घोषी से उसको सांसद का प्रत्याशी बना दिया, अरविंद राजभर। इनके दूसरे एक साथी है अपना दल के, अरे अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री है, उनका पति कैबिनेट मंत्री है आशीष सिंह। तो तमाम इनके जो साथी हैं, एक इनके परिवारवाद की बात की जाए, लोक दल के जो है चौधरी चरण सिंह के टीएमसी में सब कुछ परिवारवाद के आधार पर चल रहा है। जैन चौधरी वो भी सांसद बनने जा रहे हैं राज्यसभा के में, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। परिवारवाद की किया जाए तो महाराष्ट्र में जितने लोगों को टिकट दिया गया है, चाहे भैया सुन तो लीजिए, आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? खास आदमी बनकर अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, अभी तो आपके मित्रों को मैं गिना रहा था, अभी तो भाजपा को तो गिनाया ही नहीं, फिर आप बोलने लगे। अरे आम आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी के बारे में बोलिए। आम आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी बन चुकी है, सारी पार्टी जेल से चल रही है। आम आदमी पार्टी का जेल में वही जाता है, जेल में वही जाता है जो आंदोलनकारी होता है, इस देश की लड़ाई जो लड़ता है, गरीबों की बात जो करता है, समस्याओं की बात करता है, उसे जेल में डाला जाता है। और प्रधानमंत्री जब जब डरते हैं, विपक्ष को जेल में डालने का काम करते हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं। हमको तो उस विरासत से आते हैं जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी हो। हम उस शहादत को याद करने वाले लोग हैं, हम इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की शहादत को याद करते हैं, इमरजेंसी भी आपने लगाई थी। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है, तुम तो घोड़सेवादी हो, तुम महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने वाले लोग हो। आप बेबुनियाद बात मत कीजिए, आप बेबुनियाद बात मत कीजिए, और सुन लीजिए इस बात को। इमरजेंसी आपने लगाई थी, उस विषय पर कुछ बोलिए यदि बोलना चाहते हैं तो। प्रमुख विपक्षी नेताओं को इस प्रकार से जेल में ठूसा गया था। अविरल जी को जरा इमरजेंसी किसने लगाई थी? आपातकाल के विषय पर जरा आप बोलिए।
क्यों नहीं बोलना ठीक चाहते? है क्यों डॉक्टर बचते हैं अविरल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता? ठीक है डॉक्टर अविरल जी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, देश की जनता ने सत्ता की कुर्सी से बाहर कर दिया और कांग्रेस के नेता इस बात को आज भी मानने को तैयार हैं और मानते भी हैं। चर्चाओं के दौर में भी, डिबेट में भी बैठते हैं, वो भी मानते हैं कि गलत निर्णय था और उसका उन्होंने खामियाजा भुगता। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। अभी आप भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं, जेल आम आदमी पार्टी बन गई है। सभी भ्रष्टाचारियों को, ठीक है, सभी भ्रष्टाचारियों को आप जेल में पहुंचा रहे हैं। लेकिन रतन जी ने भी ये भी उठाया, कांग्रेस के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन तक कांग्रेस के नेता लेकर के सामने आ गए कि किस तरह से जो भ्रष्टाचारी होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थापते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। कैसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। यदि आरोप है तो रतन तिवारी हम मौजूद हैं, उसको बताएं। मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा ये सवाल है, मैंने बीजेपी, आपको आवाज पहुंच रही क्या? मेरा आपको मेरी आवाज पहुंच रही? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल में। अविरल जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही ना? मेरा सवाल ये था ही नहीं, मैंने बीजेपी पर आरोप ही नहीं लगा कि बीजेपी के किसी नेता पर। मैंने तो ये कहा कि जिन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते थे, वो नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके दाग कैसे साफ हो गए? सवाल ये है। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, तथ्यों से परे है, इसमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। अजीत पवार के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई घोटाले का आरोप नहीं है। देखिए, अगर कोई आरोप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं तो हम किसी आरोप को नहीं हटाते, किसी घोटाले के मामले से बचाने का काम हम किसी को नहीं करते। आपको बयान याद है, आपको प्रधानमंत्री ने, सुनिए ना, हम इसीलिए अभी आप दोनों लोगों को बहुत मौका दिए। अब दोनों लोगों से इसीलिए सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को, उस बयान को सुने थे जिसमें एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बताई गई थी। अजीत पवार दादा पर कितने बड़े आरोप लगाए थे, घोटाले के आरोप लगाए गए थे, आपको मालूम है? खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे। नहीं, बिल्कुल मुझे मालूम है। और जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं इसका स्पष्ट तौर पर आपको उत्तर दे देता हूं। हम किसी भी भ्रष्टाचारी का संरक्षण नहीं करते हैं और ना ही हम कोर्ट हैं। इसके साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए, जिसको भी सजा देता है वो कोर्ट देता है। और ये जो आम आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी में तब्दील हुई है, ये मोदी जी ने इन्हें जेल नहीं भेजा, हमारी कोई जेल नहीं है, ये कोर्ट ने इन्हें जेल भेजा है। कोर्ट तय करता है कि तो किसको जेल भेजा। भ्रष्टाचारियों को आप अपने खेमे में लेते क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, सुनिए ना, सुनिए तो, चंदा भी आप ही लोगों ने लिया है 50 अरे रुक जाइए रतन जी, रुक जाइए भाई, अभी आपके पास भी आ रहे हैं, रुकिए, अभी वेट करिए, आपके पास भी आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह बेटे के नरेंद्र तोमर के बेटे का नाम देवेंद्र तोमर को आप जानते होंगे। उनका मामला आया था जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, तो उस दौरान किस तरीके से 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़, हजारों करोड़ तक का मामला पहुंचा और कनाडा लिंक किस तरीके से आया, उनका वीडियो भी सामने आया। उसमें कुछ जांच हुई क्या? जानकारी हो तो आप जरा मुझे दीजिए। देखिए, वो बिल्कुल फेक वीडियो थी, उसमें कोई सच्चाई किसी भी प्रकार की मौजूद नहीं है। किसने जांच की थी? स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। किस जांच एजेंसी की तरफ से ये बात कही गई है कि दरअसल वो फेक वीडियो था? नहीं, उस बात को तो कह दिया गया, स्वयं उनके द्वारा कह दिया गया जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। अगर वही व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए जाएं वही ये कह दे कि साहब हम बेगुनाह हैं, बिना किसी जांच एजेंसियों के जांच के ये निर्णय पर हम पहुंच जाएं कि कौन बेगुनाह है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, और ये हम ही लोग आपस में तय करने लगे, तो फिर अदालतों का तो कोई काम ही नहीं, जांच एजेंसियों का कोई काम नहीं। जांच के लिए भी तैयार हैं। एक आप बयान उनका दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने जांच से इनकार किया हो। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल विपक्ष यही तो पूछ रहा है कि जांच एजेंसियां उस पर क्या काम की, वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर यही वीडियो विपक्ष का होता, तो पार्टी तय नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार उस विषय को तय नहीं करती। सरकार तय करती है, सरकार तय करती है, सरकार तय करती है। अरे सुनिए ना अविरल जी, हाँ सरकार तय करती। अरे आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। सरकार तय करती, क्या बात कर रहे हैं? सरकार नहीं तय करती। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सरकार तय नहीं करेगी कि हम जांच कराएंगे नहीं कराएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, और अगर हमारी पार्टी पर सत्ता पक्ष के किसी नेता पर आरोप लगाए तो सरकार को तो एक कदम और। अरे सुनिए अविरल जी सुनिए, इस विषय को तय नहीं करता, भाजपा इसको तय नहीं करती। सरकार किसकी है? सरकार तय करेगी ना, सरकार तो तय करेगी। सरकार ने क्या कदम उस पर उठाया आप बताइए, केवल इतना। सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने जांच के पहल में क्या कदम उठाया?
देखिए जो भी आवश्यक है उस कदम को उठाया। अरे एक कदम आवश्यक क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या आवश्यक है। आप एक कदम का नाम बताइए, क्या कदम उठाया सरकार ने उस मामले में? नहीं, उसमें कोई सच्चाई मौजूद है ही नहीं। ये आप ही तय कर लेंगे, ये आप ही तय कर लेंगे, तो विपक्ष भी यही तय कर रहा है। यही बात जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, यही बात विपक्ष तय कर ले रहा है। फिर जांच एजेंसियों का काम क्या, सरकारों का काम? अगर हम सब हम ही तय कर लेंगे अविरल जी, सब हम ही तय कर लेंगे। कोई तथ्य मौजूद हो, कोई फैक्ट मौजूद हो तो आप सामने लाइए। अरे हम क्या सामने लाए? पूरा देश ने वीडियो देखा, उस वीडियो पर क्या एक्शन किया गया? क्या उससे पूछताछ, कनाडा में क्या पूछताछ हुई? क्या पूछताछ की गई जिसने इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं? रवि अरोड़ा जी, अगर हम ठीक है, अब रुकिए अविरल जी रुकिए, एमओयू साइन किया, अब रुकिए, क्यों नहीं बोलते? अब रुकिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, हम उनसे नहीं पूछ लेंगे। किसी भाजपा के नेता के घर में पैसा बरामद हुआ हो तो आप बताइए। किसी भाजपा के नेता के घर में इतना पैसा बरामद हुआ हो तो आप बताइए। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, अब वो पैसे पे भी आ जाते हैं, पैसे पे भी आ जाते हैं। जिस कांग्रेस नेता के घर पर ये पैसा बरामद हुआ था उसमें आगे ईडी की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? आप बताइए वो पैसा कहां गया और उस पर कार्रवाई क्या हुई, ये जानकारी आप दीजिए। कार्रवाई क्या हुई उस नेता पे? सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं मैं, ईडी और सीबीआई का स्पोक्स पर्सन बिल्कुल नहीं हूं। ईडी और सीबीआई अपने तरीके से कैसे भाई, कैसे इस बात को जानना चाहिए। तो फिर आप उस मुद्दे पर क्यों बात करते हैं? फिर आप अगर नहीं है ईडी सीबीआई की, आप सरकार में है कि नहीं है? आप क्या करने आए हैं? आपको मैंने किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया ना, सरकार का पक्ष रखने के लिए। एजेंसियां किसके अधीन काम करती हैं? सरकार के अधीन काम करती है ना। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है ना। आप किसका पक्ष रखने आए हैं? अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो क्या सीबीआई ईडी के, अगर आपसे ही नहीं पूछना होता, तो किसी सीबीआई या ईडी के एजेंसी के किसी अधिकारी को नहीं बुला लेता मैं? उससे नहीं साथ कर लेता मैं? उससे जवाब ले लेता? नहीं, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे आप कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, एक कार्रवाई बताइए ना उस नेता के खिलाफ। क्या कार्रवाई की गई? उसको सलाखों के पीछे भेजा गया क्या? जेल के पीछे भेजा गया क्या? के विषय पर आप बात करिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? अभी वहां पर भी आ जाएंगे, वहां से भी आप डाइवर्ट हो जाएंगे। आप अविरल जी आप समझिए, आप बात को मेरी समझिए। अविरल जी आप बात को मेरी समझिए। मैं जिस मुद्दे पर आएंगे उस मुद्दे पर बात करूंगा, और उसके बाद उस मुद्दे से फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं। पहले आपने भ्रष्टाचारियों पर आए, मैंने भ्रष्टाचारी पर बात किया, फिर उसके बाद आप आ गए कांग्रेस के नेता पर, उसके जिसके घर पर पैसा बरामद होता है, फिर मैंने उसकी चर्चा की, अब फिर आप आ रहे हैं तीसरे चर्चे पर। आप एक मिनट ठहरिए तो। मैंने तो देखिए ये डिबेट का इस विषय पर, इस पर्टिकुलर विषय पर डिबेट का इशू नहीं है। मैं इस बात को आपको स्पष्ट कर, क्यों नहीं इशू है? साथ साथ ये जो हंस रहे हैं, नहीं ये जो हंस रहे हैं ना, उन पर मत जाइए, उन पर भी मैं आ रहा हूं। अभी मैं उन पर भी आ रहा हूं, देखिए जवाब ऐसे नहीं होता। चलिए ठहरिए, इसलिए मैं आपको रोक रहा था, और आप रुक नहीं रहे हैं। फिर मैं पूछ लूंगा, फिर अभी आपको बुरा लग जाएगा। मैं आपको रोक रहा हूं, आप रुक नहीं रहे हैं। अविरल जी मैं लगातार आपको रोक रहा हूं, आप रुक नहीं रहे हैं। फिर मैं सवाल पूछ लूंगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं रुकिए, ठहरिए। रवि अरोड़ा जी, अब ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके ऊपर जो भी आरोप इन नेताओं के ऊपर लगते हैं, और इन्हीं के नेताओं की तरफ से ये तय कर लिया जाएगा कि कौन से आरोप सही हैं, कौन से आरोप गलत हैं। तो फिर सरकारों का, जांच एजेंसियों का क्या काम, अदालतों का क्या काम? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, विपक्ष का शायद यह आरोप बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे करप्ट नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, उन पे जांच एजेंसियों की जो पकड़ थी वो ढीली हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें माफ भी कर दिया गया, और मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा मिला। और ये बात इसमें मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज जो देश के अंदर हम सीबीआई या ईडी की बात करते हैं या जांच एजेंसियों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कई बड़े नेताओं की से पूछताछ हुई देश के अंदर, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए जो है कई, अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे हम हेमंत सोरेन की बात करें, 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके अलावा सबसे जांच करने के बाद चाहे राहुल गांधी जी को भी बुलाया गया, लेकिन जांच के बाद कोई खास कार्रवाई चलती रही, लेकिन किसी प्रकार का उनकी गिरफ्तारी या इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई कभी। तो देखिए जांच एजेंसियां अपना काम करती है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को जो फायदा मिलता है वो इस बात का है कि जो देश की जनता है और उनकी जो काम करने की रणनीति है, चाहे हम विदेश नीति की बात करें, चाहे हम देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें,
चाहे आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कितनी सुधरी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और कुछ बड़े नेता, खास 5 से 6 बड़े नेता को बीजेपी के जो है बहुत ही साफ छवि के, जिसका फायदा कहीं ना कहीं देश की जनता उनको समर्पण देती है, उन्हें मैंडेट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सही है कि जांच एजेंसियों की पकड़ जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों पर लगातार तेजी से बनी रहती है, वो नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी में आते ही उनके ऊपर पकड़ खत्म कर दी जाती है। तो ये अपने एक विपक्ष का सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है और मैं समझता हूँ इसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन सच्चाई है कि पूरी तरह से जो फायदा मिलता है बीजेपी को, वो सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी कुछ बड़े नेता जो साफ छवि के, जिन पर किसी प्रकार का कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता, या जिन्होंने अब तक जो भी काम किए वो कहीं ना कहीं पब्लिक की नजर में बहुत ही अच्छे माने गए, कुछ ऐसे फैसले लिए गए। मतलब मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी जी के बाद अगर फैसले लेने की सक्षम पावर है किसी प्रधानमंत्री में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। तो इस बात को लोगों ने समझा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी चीज का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। बड़ा मैसेज जनता के बीच में जाता भी है, जनता का जनार्दन है और वही तय करना है उसी को, और वो सब देख रही है, जाहिर तौर पर है। जो जिसकी जो क्षमता की आपने जिक्र किया कि अगर किसी काम को करना है या कोई निर्णय लेना है तो उस पर बेधड़क निर्णय और लिया जाता है और काम भी किया जाता है। रतन तिवारी जी, मुझे याद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तिजोरी लेकर मंच पर पहुंचे थे और उसका वो ताला तोड़ते नजर आ रहे थे। वो कांग्रेस की तिजोरी बताई जा रही थी कि देखिए, और उसके अंदर से उन्होंने निकाला फाइल, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, भ्रष्टाचार के फाइलें हैं, भ्रष्टाचार के फाइलें हैं कांग्रेस की, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जेल के पीछे पहुंचाने की बात लगातार केजरीवाल कर रहे थे। और अब अगर आज कार्रवाई केजरीवाल पर हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अब देखने को मिल रहा है कि आप ही दोनों लोग बिल्कुल पास इतने सटे बैठे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब दोस्त कब दुश्मन थे, कब दोस्त हो गए, सियासी दुश्मन। पकड़ ले यार। देखिए योगेश पांडे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल हमलावर। अभी माननीय शीला दीक्षित जी इस दुनिया में नहीं, उनके ऊपर इस समय मैं चर्चा करती हूँ। अरे शीला दीक्षित पर नहीं महाराज, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी सोनिया गांधी को कह रहे थे जांच करवाई जाए और उसके बाद सलाखों के पीछे भेजा जाए। शीला दीक्षित को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हमने भी कहा राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना, आपने तो इनसे अभी सवाल पूछा, लेकिन इनके चेहरे अविरल जी नहीं, देखिए उनसे मैंने सवाल पूछे, वो आप पे आ रहे थे, आपको भी चाहूंगा उन पर मत जाइए। आप ये कहिए या तो आप तब गलत थे, या तो आप ये कह दीजिए कि आप गलत हैं। ये दाएं देख रहे थे, बाएं देख रहे थे और एकदम आपके ऊपर इतना गुस्से में देख रहे थे। अब मुझे लग रहा था रतन जी सभी गुस्से पे हो जाएंगे, सभी लोग गुस्से में। जब मैं सवाल पूछता हूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां गुस्से में हो जाती हैं, और जब तक नहीं पूछता हूं तब तक खुश रहती हैं। ठीक है, हाँ बोलिए क्योंकि समय कम है, 10 सेकंड में बोलिए आप। मैं जवाब देता हूँ। पहले ये अजीत पवार पे बात कर ली, हेमंत बिस्वा शर्मा पे बात कर ली। नहीं, आप फिर आ गए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर बीजेपी पर जा रहे हैं, हमने वही सवाल पूछा, हमने सारे सवाल पूछ लिए अविरल जी से, हमने सारे सवाल पूछ लिए, नहीं होंगे जवाब, मुझे मालूम है। ईमानदार प्रधानमंत्री अजीत पवार के ऊपर पानी पी के आरोप लगाता था और वही प्रधानमंत्री उनको गले अपने लगा के, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाइए और बेगुनाही के सबूत भी पेश कीजिए अदालत के सामने और जनता के बीच में भी। जनता किसको सराखों पर बैठाती है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको सीधे चलते दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या कुछ कहा जा रहा है जरा वो सुनवाते हैं। गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों ने आकर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया है। इसमें किसी भी प्रकार की विचारधारा का समन्वय नहीं है, इसमें किसी मुद्दों का समन्वय नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा रैली की वजह पर भी समन्वय नहीं मिला। यहां तक आम आदमी पार्टी का तो दावा था कि यह रैली माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोली कि नहीं, ये रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए है। अरे भाई, ये कैसा गठबंधन है जहां आप एक जनसभा कर रहे हैं लेकिन आपको वजह भी नहीं पता, आप उसका समन्वय नहीं बांध पा रहे हैं।
मैं जनता के सामने ये जरूर कहना चाहूंगी कि इंडी अलायंस भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जो भी हो रहा है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा है और इसीलिए उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाया गया। आज कोर्ट हैं देश के जो कह रहे हैं कि उनका केस बेल के लायक नहीं है और इसीलिए उनको बेल नहीं दी जा रही है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले साल 2 नवंबर 2023 से ईडी कह रही है, समन पे समन भेज रही है कि आइए और जांच में जुड़िए, लेकिन उन्होंने इस देश के कानून का उल्लंघन कर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए, जो कि अनिवार्य करता है कि अगर आपको समन भेजा गया है तो आपको जांच में जुड़ना ही है। यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत अपने खिलाफ एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हैं। रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे थे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।